करती हूँ और इस क्रम में मैं सर्वप्रथम बुलाना चाहूँगी उदयपुर से अमृता बोकड़िया जी को। अमृता नमस्कार बोकड़िया अनिता जी, जी। आपका बहुत-बहुत स्वागत है। मैं आपका थोड़ा परिचय देना चाहती हूँ कि आप 7 समंदर पार से उड़ती हुई इस मेवाड़ की धरा पर पुनः आ गई हैं। 10 वर्ष तक आप बाहर रही और वहाँ रह के भी इन्होंने साहित्य सृजन और हमारी हिंदी को नहीं भूला। ये एक विशेष की बात है कि 10 वर्ष अमेरिका में रहने के पश्चात आप कोरोना के दौरान अपने यहाँ अपने वतन की मिट्टी पर लौट आई और भारत आने का महत्वपूर्ण मकसद ही इनका ये था कि सोशल डेवलपमेंट के लिए काम करना चाहती हैं ये। और इनके काम करने का इन्होंने नजरिया जो जरिया चुना है वो कलम। तो मैं इनके इस भावना की कि कलम में जो वो ताकत है वो तलवार में भी नहीं है। तो आपने ये जो कलम का जरिया चुना है इसके लिए आप साधुवाद की पात्र हैं। और आप विशेषकर ज्वलंत विषयों पर और खासकर महिलाओं से संबंधित जो मुद्दे हैं उन पर आप बात करना ज्यादा पसंद करती हैं और विभिन्न काव्य मंच और गोष्ठियों द्वारा आप अपनी रचनाएं लोगों में प्रेषित कर चुकी हैं और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक अपनी पहचान बनाने के लिए कलम को ही अपना जरिया बनाए रखना चाहती हैं। और आपका बहुत बहुत मैं स्वागत करती हूँ और मैं अपनी ही 4 पंक्तियों से आपको आवाज देना चाहती हूँ कि मन की मिठास को रचनाओं में घोल दो जरा। मन की मिठास को रचनाओं में घोल दो जरा। कसक या कुछ कहने की मन में कैद अल्फाजों को खोल दो जरा। कसक है कुछ कहने की या कुछ कहने की है तमन्ना। कसक है कुछ या कुछ कहने की है तमन्ना। तो शब्दों में ढाल के भाव को बोल दो जरा। शब्दों में ढाल के भाव को बोल दो जरा। तो पटल पर आपका बहुत सुंदर सौम्य छवि वाली हमारी जो अभी उड़ान भरनी इन्होंने शुरू की है। ये कहना चाहूंगी कि अभी इनकी यात्रा का किशोरावस्था भी नहीं आई है। तो और आप क्योंकि आप बाहर से आई और आपने बहुत ज्यादा इच्छा व्यक्त की उदयपुर में कई नवकृति युगधारा में भी आप कई बार हमारे साथ काम कर चुकी हैं। तो जी हाँ। आपका बहुत बहुत मंच पटल पर स्वागत है और अब मैं आपको माइक आपको सौंपती हूँ। आइए और अपनी बिल्कुल, रचनाओं से सभी को लाभान्वित कराइए। बिल्कुल। बहुत-बहुत अमृता धन्यवाद जी। अनिता जी। सबसे पहले सभी को सादर प्रणाम, सम्मानित मंच। मैं बहुत आभार व्यक्त करना चाहती हूँ अनिता जी का और संपूर्ण ग्रुप का कि आज मुझे इतना अच्छा मौका मिला है और इनफैक्ट सभी महिलाओं को इतना अच्छा मंच प्रदान हुआ है, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। वैसे तो परिचय अनिता जी ने पहले से ही दे दिया है, तो जैसा कि उन्होंने बताया कि हाँ, 10 वर्ष यूएस रह के मैं आई हूँ और अब मेरा मेन मकसद ही है सोसाइटल डेवलपमेंट की ओर कार्य करना और उसके लिए एक ज़रिया जो मैंने चुना है वो है कलम। मैं ऐसे ही कुछ ज्वलंत विषयों पर, खासकर महिलाओं से संबंधित विषयों पर मेरी कविताएँ रहती हैं। तो मैं आज ऐसे ही कुछ रचनाएँ आप सबके सामने प्रस्तुत करने जा रही हूँ। मेरी रचनाओं की शब्दावली बहुत ही सिंपल, बहुत ही साधारण रहती है, बट हाँ कहीं न कहीं उनमें कुछ न कुछ गहरी भावनाएँ छुपी रहती हैं। तो शुरुआत में मैं अपनी एक रचना आप सबके सामने रखना चाहूँगी। इस रचना का विषय मुझे ऐसा लगता है कि ये ऐसी समस्या है जिससे कि भारत देश कई सालों से जूझ रहा है। हम इसके बारे में आए दिन अखबारों में पढ़ते हैं, सुनते हैं, थोड़े दिन गमगीन हो जाते हैं और फिर बात आया-गया हो जाती है। पर अब मुझे ऐसा लगता है कि इस विषय के बारे में हम सबको खुलकर सामने बोलना होगा। मैं बात कर रही हूँ रेप, बलात्कार की। हाँ, तो आज जो ये मैंने अपनी पहली कविता मैं प्रस्तुत करने जा रही हूँ, इस कविता का शीर्षक है रेप फ्री इंडिया और इस कविता के माध्यम से मैं बताना चाह रही हूँ, मैंने अपनी कुछ ऐसी भावनाएँ लिखी हैं कि हर महिला कहीं न कहीं, किसी न किसी उम्र में उन सब चीज़ों से गुज़रती है। तो कैसे उन चीज़ों को मैंने इस कविता में डाला है, अपने शब्दों की माला में पिरोया है। कविता कुछ इस प्रकार है कि सुनो, कुछ लोगों की बातों को नजरअंदाज करना सीखो। तुम ही बदल लो ना अपना रास्ता या फिर कुछ दिन घर पर ही बैठो। ऐसे लोगों के भला मुंह लगकर क्या है फायदा। और बस उसी दिन से किसी ने कुछ कहा तो अपने आप को ही कोस लिया। किसी ने कोई गंदा इशारा किया तो आंखें मूंद अपना ही रास्ता बदल लिया। किसी ने कहीं छुआ तो सहम कर खुद को ही कमरे में कैद कर लिया।
हर रास्ते, हर चौराहे, हर बस में आखिर मैंने डर कर सफर करना सीख ही लिया। खेलने कूदने की उम्र में खेलने कूदने की उम्र में आंचल से अपने तन को ढकना सीख लिया। परायों को तो छोड़ो, परायों को तो छोड़ो, अपनों की ही गंदी नजरों से शर्म के घूंट पीना सीख लिया। ये कहानी सिर्फ मेरी नहीं, ये कहानी है हर उस लड़की की, या फिर कहूं हर लड़की की, जिसने स्कूल से घर तक और घर से ऑफिस तक के रास्ते में होने वाली बदसलूकियों को नजरअंदाज करना ही बेहतर समझ लिया। और यही हार गई इस देश की बेटी, यही कर दी हमने सबसे बड़ी गलती। ऐसी हरकतों को नजरअंदाज करके उन्हें गलती करने का अधिकार दे दिया। उनसे बचने के लिए अपना रास्ता बदलकर उनके हौसलों को और भी बुलंद कर दिया। वे खिलौना समझकर हमारे साथ खेलते रहे, और हमने उनसे डर डर के उनके अंदर छिपे दानव को और भी ताकतवर बना दिया। और फिर जब होता है कोई घिनौना अपराध, लगाते हैं हम सभी इंसाफ की गुहार। सिर्फ तभी होती है महिला सुरक्षा की बात। क्यों भला, क्यों भला रोजमर्रा में होने वाली लड़कियों के साथ छेड़छाड़ को कर दिया जाता है नजरअंदाज? आखिर वहीं से तो होती है शुरुआत। ऐसे में भला, ऐसे में भला कैसे बन पाएगा रेप फ्री इंडिया? बदलना होगा हम सभी को अपना नजरिया। अपनी बेटियों को कैद करने की जगह बेटों से देर रात बेवजह घूमने पर सवाल उठाया जाए। लड़कियों पर लांछन लगाने की जगह लड़कों को सम्मान व संस्कार का पाठ पढ़ाया जाए। हर लड़की को सशक्त व निडर बनाया जाए, तो हर लड़के को सही और गलत का फर्क तो समझाया जाए। और अगर समझाने से बात ना बने, तो सख्ती को आजमाया जाए। जरूरत है जरूरत है एक इंसान को इंसानियत, और एक जंगली जानवर को उसी की भाषा में जंगल का कानून सिखाया जाए। क्यों ना अब से क्यों ना अब से हर गलती पर आवाज उठाकर एक रेप फ्री इंडिया की ओर कदम बढ़ाया जाए। तो ये थी मेरी पहली कविता। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। दिल का दर्द शब्दों में उतर आया है। बहुत सुंदर रचना। इस बात पे मैं एक 4 पंक्तियाँ कहना चाहूँगी कि बाग लगाना है, तो एक-एक पौधे को सींचना होगा। बाग लगाना है, तो एक-एक पौधे को सींचना होगा। आटा बनाना है, तो एक-एक दाने को पीसना होगा। जब समाज बनाने की बात आई जब समाज बनाने की बात आए, तो बड़ों के साथ-साथ छोटे-छोटे युवाओं का रेखा चित्र भी खींचना होगा। छोटे-छोटे युवाओं का रेखा चित्र भी खींचना होगा, और उसी रेखा चित्र पे चलकर हम एक आदर्श समाज की स्थापना कर पाएँगे। तो बिल्कुल बहुत सही। सुंदर रचना थी तुम्हारी ये, बहुत तारीफ़ काबिल। धन्यवाद अनीता जी। और आपने जो ये 4 पंक्तियाँ कही है, बिल्कुल आपने सार कह दिया कि कैसे अब हम बिल्कुल, अपने देश बिल्कुल। को, बिल्कुल समाज का डेवलपमेंट कर सकते हैं। और जो तुम्हारे अंदर की कसक है वो मैंने महसूस कर ली है, और वो हर लड़की की कसक है एक्चुअल में। और ये तुरंत अभी लेटेस्ट बात की घटना पे आधारित कविता हो गई है ये एक तरह से। यस, यस, बिल्कुल। जी, जी। तो अब आगे बढ़ते हैं। मेरी अगली स्वागत है। कविता जो है, ये मैंने लिखी है भाई-बहन का जो एक रिश्ता होता है, भाई-बहन का जो एक ये अनूठा-सा बंधन होता है, जी, उसके जी। ऊपर मैंने एक कविता लिखी है। इस कविता में मैंने एक नई सोच डाली है कि अब भाइयों को जो है, इस रिश्ते को एक अलग नज़र से भी देखना होगा। अपनी बहनों के प्रति जो हमारी एक ज़िम्मेदारी है, वो तो है ही। साथ में कैसे बहन को भी अपने साथ सशक्त और निडर बना के आगे बढ़ना है, वो भी बहुत ज़रूरी है। तो इस पर स्वागत है। ये कविता कुछ इस प्रकार है कि भाई-बहन का यह बंधन होता है एक अनूठे प्यार का बंधन। वाह! इनका लड़ना, झगड़ना, बात-बात पर एक-दूसरे को चिढ़ाना, कभी साथ में खिलखिलाना, तो कभी रूठना और मनाना। बहन का हर जगह अपने भाई के किस्सों का ज़िक्र करना, तो भाई का हर पल अपनी बहन की फ़िक्र करना। हर बहन के लिए हर बहन के लिए होता है उसका भाई सबसे नायाब कहना, और हर भाई के लिए होती है सबसे प्यारी उसकी बहन। भाई बहन का ये बंधन होता है रक्षा का बंधन। इस बंधन को बनाना है अब और भी मजबूत।
करनी है मुझे अपनी बहन की रक्षा, सिर्फ ये ना सोचें, सिखाना है उसे कि कैसे कर पाएगी वो खुद की रक्षा, इस बात पर भी करना है अब गौर जरूर, ताकि वह तुम्हारी कमजोरी नहीं, हमेशा बनकर रहे तुम्हारा गुरूर। भाई बहन का ये बंधन होता है विश्वास का बंधन। अब इस विश्वास को हमें है और भी बढ़ाना। जब कभी बहन लड़े अपने हक के लिए, तो तुम बस उसके साथ खड़े हो जाना। यह तो है पराया धन, चली जाएगी अपने घर। यदि कोई कहे ऐसा, तो फिर उसे प्यार से या फिर गुस्से से बस एक बार अपनी बहन की अहमियत जरूर समझाना। भाई बहन का ये बंधन होता है आशा का बंधन। आशा के इस धागे को तुम सम्मान की गांठ जरूर लगाना। कीमती तोहफों की जगह बस घर में बराबर का दर्जा जरूर दिलवाना। एक बहन भी बन सकती है अपने भाई की ढाल, एक बहन भी बन सकती है अपने भाई की डाल। अब ये है हमें मिलकर इस दुनिया को दिखाना, और हाँ, इस रिश्ते को महज एक जिम्मेदारी नहीं, हमेशा अपनी ताकत बनाकर ही निभाना। क्या बात है! बहुत सुंदर, बहुत सुंदर कि जो रिश्ते आत्मीयता की मंदी-मंदी आँच में पलते हैं, उनमें प्रेम की सुगंध समाई होती है और वो सुगंध भाई-बहन के प्यार की तुमने आज प्रस्तुत करी। मैं अमृता तुम्हें बताना चाहूँगी कि बहुत लोग जुड़े हुए हैं हमसे और अच्छे-अच्छे हाँ, कमेंट्स भी कर रहे हैं। सुनीता निमिष जी, कवि कंचन इट्स मी कंचन जी जुड़ी हुई है हमारे साथ, मैजिक मैन एन चंद्रा जी जुड़े हुए हैं, दीपा शीतल जी जुड़ी हुई है और सभी आपकी रचनाओं को बहुत पसंद कर रहे हैं और इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं और धन्यवाद। और मैं अब अगली रचना आपकी चाहती हूँ कि आप अगली रचना अपनी प्रस्तुत करें। बिल्कुल। मेरी अगली रचना फिर से महिलाओं से संबंधित ही है। तो ये स्वागत है। रचना खासकर जो है 2 प्रकार के लोगों को दिमाग में रख के मैंने लिखी है। पहली ये रचना मैं उन लोगों के लिए है कि वर्किंग वुमेन जो होती हैं, उन्हें जी, कई बार बहुत सैक्रिफाइस करने पड़ते हैं। उन्हें अपने काम के कारण कभी न कभी कुछ न कुछ ओपन माइंडेड रह के कुछ अलग स्टेप्स उठाने पड़ते हैं। बट उनकी इस चीज़ को कई लोग मान बैठते हैं कि वो संस्कारी नहीं है। उनके संस्कारों को, उनके लाइफ़स्टाइल से कहीं न कहीं जो है लोग उम, सम गलत समझने लग जाते हैं। और वहीं पर मैं ये कविता जो है, आज की जो युवतियाँ हैं, आज की जो यंग लड़कियाँ जो अभी पढ़ रही हैं, फिर अपना करियर बनाएँगी, तो उनके लिए है कि उन्हें ये बताने के लिए है कि बने रहना है हमें वो कड़ी, जो आ जाए चाहे कितनी भी मॉडर्नाइज़ेशन की झड़ी, पर बुझने नहीं देनी है अपने संस्कारों की लड़ी। यही फीलिंग के साथ मैंने ये कविता लिखी है। मेरी कविता का शीर्षक है मैं संस्कारी हूँ। तो बहुत सुंदर कविता कुछ इस स्वागत। प्रकार है। मैं संस्कारी हूँ। हाँ, मैं संस्कारी हूँ। लेने लगी हूँ मैं भी उच्च शिक्षा। बनती हूँ डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर और तो और सरहद पर खड़े करती हूँ मैं भी अपने देश की रक्षा। पर ये भी ज्ञात है मुझे कि करनी है अपनी संस्कृति और संस्कारों की भी सुरक्षा। जाती हूँ मैं ऑफिस, पहनती हूँ मैं फॉर्मल ड्रेसेस, करती हूँ मैं भी सोलो ट्रिप्स। पर जब हो जरूरी, तब गर्व से अपनी पारंपरिक साड़ी पहन लाज का घूंघट ओढ़ मिलूंगी मैं आपको हमेशा उपस्थित। पसंद है मुझे, पसंद है मुझे अपने तरीके से रहना, किसी के दबाव में नहीं, अपने फैसले खुद से लेना। अनेकों मुश्किलें पार कर अपने सपनों की उड़ान भरना। पर भूली नहीं मैं, पर भूली नहीं मैं कि है मेरे संस्कारों का कहना, शालीनता और विनम्रता होती है एक नारी का सबसे बड़ा गहना। क्या बात है! बहुत सुंदर। नीडर हूं, सक्षम हूं, आत्मनिर्भर हूं। माँ दुर्गा की तरह है मेरे भी अनेकों हाथ। पर जब आती है अपनों की बात, कर जाती हूं मैं बड़े बड़े बलिदान व त्याग। क्योंकि पता है मुझे, क्योंकि पता है मुझे सर्वोपरि है बड़ों का आशीर्वाद व परिवार का साथ। मैं संस्कारी हूँ। क्या हाँ, बात है! क्या मैं बात है! बहुत सुंदर। ये तो आपने हमारी रचना लिख दी कि हर व्यक्ति संस्कारी है लेकिन उनको अलग ढंग से समझा जाता है। एक 4 पंक्तियाँ मैंने भी कहने की कोशिश की है कि अपनी बिल्कुल, समस्याओं में और कठिनाइयों में उलझी हुई,
अपनी समस्याओं और कठिनाइयों में उलझी हुई कई दर्द सीने में समेटे हैं। मुस्कुराने का ढोंग करती हुई मैं शहरी नारी हूँ, मैं संस्कारी नारी हूँ। मुस्कुराने का ढोंग करती हुई मैं संस्कारी नारी हूँ। और परिवार अपनी समस्याओं के निदान के लिए मेरी ओर देखता है और मैं अपने ही आत्मसम्मान की रक्षा के लिए, अपने ही आत्मसम्मान की तलाश में भटकती हुई मौन की घुटन सहती हूँ और चाहती हूँ एक बार फिर से अनपढ़ और गँवार बन सकूँ और अपने दर्द दूसरों के सामने कह सकूँ, चंद वाह! आँसू दूसरों के सामने बहा सकूँ। बहुत सुंदर बहुत रचना, सुंदर अनीता बहुत जी। सुंदर, तुम्हारी रचना बहुत सुंदर, मुझे बहुत दिल के करीब धन्यवाद, लगी बहुत। और बहुत धन्यवाद। लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ज्योति पुंज जी, नमस्कार करती हूँ आपको, हमारे युग धारा के प्रणेता, और बहुत आशीर्वाद रहता है आपका हमेशा। और बहुत लोग, शकुंतला सोनी जी जुड़ी हुई है, मधु दीदी जुड़ी हुई है, सल्तन नाथ नाज जुड़ी हुई है, मोनिता सिंह जी जुड़ी हुई है, और और भी बहुत लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और तुम, आपकी रचनाओं को आदर्शनी श्रीवास्तव जी कह रही है कि बहुत बेहतरीन रचना। आपकी अरे रचना वाह! के लिए उन्होंने कहा है कि बेहतरीन रचना। और भी बहुत लोग जुड़े हुए हैं, सभी का स्वागत है। दलपत हिरण जी उदयपुर से जुड़े हुए हैं, आपका स्वागत। और भी जिसका मैं नाम नहीं ले पाई हूँ, सभी का पटल पर बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ। और अब हम अमृता से अपनी अलग रचना सुनते हैं एक और। बिल्कुल। बहुत-बहुत धन्यवाद, आप सभी इतने पसंद कर रहे हैं मेरी रचनाएँ और इतने अच्छे कमेंट आ रहे हैं, मुझे बहुत हौसला मिल रहा है। बहुत-बहुत धन्यवाद। बिल्कुल, बिल्कुल। नहीं, आप अच्छा भी पढ़ रही हैं, बहुत अच्छा पढ़ रही हैं आप। मेरी अगली जो रचना है, इसका शीर्षक है अपने आप को पहचानो। ये रचना फिर से खासकर मैंने लिखी है हमारी महिलाओं के लिए, और मैं ये नहीं कहूँगी कि हाउसवाइफ्स के लिए। ये रचनाएँ मैंने लिखी है हर नारी के लिए कि सिर्फ़ मतलब हम देखते हैं घरों में कि कई महिलाएँ सुबह उठती हैं, सुबह से काम में लगती हैं, रात तक काम में लगी रहती हैं। पूरा दिन उनका कैसे निकल जाता है उन्हें पता नहीं चलता है। बट मेरी आज उन सभी से ये दरख्वास्त है कि अब आपको समय निकालना है अपने लिए, अपने आप को पहचानना बहुत ज़रूरी है। तो मैंने इसमें ऐसा ही कुछ विवरण करा है एक ऐसी महिला का, और उसी को आगे मैं एक हौसला देना चाहती हूँ कि कैसे उनको अपने पंख पसारने हैं। कहते हैं कि हर देश के 2 पंख होते हैं, एक स्त्री और एक पुरुष। और क्या बात देश है! जो है, बहुत अच्छा। उन्नति सिर्फ़ एक ही पंख की उड़ान भरने से नहीं कर पाएगा, दोनों बिल्कुल, पंखों को बिल्कुल। उड़ान भरनी होगी। तो ये बहुत कविता कुछ इस सुंदर बात प्रकार कही, है। बहुत सुंदर। ये आपने महिला सशक्तिकरण की बहुत बढ़िया बात कर दी। बहुत अच्छा, वेरी गुड। धन्यवाद। तो कविता कुछ इस प्रकार है कि खुद की खुद से पहचान करना है ज़रूरी, अब हुँ, पीछे ना मुड़, आगे बढ़ना है ज़रूरी। दूसरों के लिए जीना नहीं है गलत, दूसरों के लिए जीना नहीं है गलत, पर खुद को भी तो ज़िंदा रखना है ज़रूरी। क्या बात है! खुद बहुत की बढ़िया, खुद से बहुत सुंदर। पहचान करना है ज़रूरी। सुबह उठकर करना है घर का काम, बनाना है चाय, नाश्ता, टिफ़िन, रखना है सबका पूरा ध्यान। किसको क्या है पसंद, किसको क्या है पसंद, यह सोच-सोच कर होते रहना है पूरे दिन परेशान। और जब तक ना भरे पेट व मन घर के हर सदस्य का नहीं मिलता है आराम। और बस और बस इसी भाग-दौड़ में निकल जाता है पूरा दिन सुबह से लेकर शाम। किंतु अब किंतु अब यह समझना है ज़रूरी कि तुम भी ले सकती हो विश्राम। निकालने हैं अब वो 2 पल ज़रूरी, जब तुम अपने क्या लिए बात भी है! करो कुछ काम। क्या बात है! दूसरों क्या के बात लिए है! जीना नहीं है गलत, पर खुद को भी तो ज़िंदा रखना है ज़रूरी। अब पीछे ना मुड़, आगे बढ़ना है ज़रूरी। खुद की खुद से पहचान करना है ज़रूरी। मैं क्या कर सकती हूँ, मैं क्या हूँ और मैं क्या कर सकती हूँ, अब यह स्वमूल्यांकन करना है ज़रूरी। अपनी रुचि व प्रतिभा को पहचान ज़िंदगी में रस व उमंग भरना भी तो है ज़रूरी। बनती है जो सदैव सबकी हिम्मत व सहारा, अब उसका भी तो आत्मनिर्भर बनना है ज़रूरी। हक है तुम्हें हक है तुम्हें कि तुम भी भर सकती हो अपने सपनों की उड़ान। हक है तुम्हें कि तुम भी बन सकती हो अपने परिवार का अभिमान। और ये निश्चित है कि अगर तुम लो ठान, तो बन सशक्त तुम भी संभाल सकती हो इस समाज की कमान। बस अब करनी है खुद की खुद से पहचान। क्या बात है! बहुत सुंदर, बहुत सुंदर।
क्या रचना पढ़ी है, बहुत अच्छे-अच्छे कमेंट्स भी आ रहे हैं आपकी रचना पे। और इस बहुत-बहुत संबंध में धन्यवाद। मेरी 2 पंक्ति सुनिए, कि मेरी तो नहीं कही है, किसी की कही हुई पंक्ति है कि तेरे माथे पर ये आँचल खूब है लेकिन, तेरे माथे पर ये आँचल खूब है लेकिन, वक़्त पड़ने पर तू इसे परचम बना ले, वक़्त पड़ने पर तू इसे परचम बना ले। तो ये वाह! बिल्कुल सार्थक करती है आपकी ये पंक्तियाँ। और दलपत हिरण जी लिख रहे हैं कि अनीता जी, आपको सादर प्रणाम, जानकर खुशी हुई कि आप उदयपुर से हैं, बहुत सुंदर संचालन, बहुत-बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। और आदर्शिनी श्रीवास्तव जी जुड़ी हुई हैं, सुनीता जी जुड़ी हुई हैं हमारे साथ, और नीता जोशी दीदी जुड़ी हुई हैं। नीता जी, नमस्कार आपको। और बहुत अच्छा कार्यक्रम चल रहा है, सभी के बहुत अच्छे-अच्छे कमेंट्स आ रहे हैं। अमृता, और आप पढ़िए अभी, एक रचना और बिल्कुल, आप पढ़ बिल्कुल, सकते हैं। बिल्कुल। वैसे एक बात मैं 1-2 कहूँगी रचना अनीता पढ़िए। जी, आपका जी? संचालन बहुत ही लाइवली है। मुझे भी आज इतना मज़ा आ रहा है, अपनी जुगलबंदी ओह! बहुत अच्छी चल थैंक रही यू, है। शुक्रिया, शुक्रिया। वो तो ये क्या, एक साथ एक-दूसरे को प्रेरणा देते हुए कार्यक्रम चलता है आगे। बिल्कुल। और मैं बहुत दिनों से ये सुन रही हूँ कार्यक्रम, बहुत अच्छा कार्यक्रम है, आप लोग इससे जुड़े रहिए। मतलब ऐसी-ऐसी रचनाएँ सुनने को मिल रही है कि हम कभी सोचते हैं कि इस लाइन पे हम लिखेंगे, और उसपे पूरी रचना आगे से आगे हाँ, तैयार है लोगों के पास। वाह! तो बहुत सुंदर कार्यक्रम चल रहा है। इसके लिए तो नरेश चंद्रा जी को बहुत-बहुत प्रणाम है, हरीश नवल जी को विशेष प्रणाम है। उनके जो मैं प्रोग्राम सुनती हूँ, कि एक कवित्री के बारे में जो ऐसी-ऐसी बातें जो कोई नहीं जानता है, वो खोज-खोज के निकाल के यहाँ प्रस्तुत करते हैं। बहुत सुंदर कार्यक्रम, और जब से जुड़ी हूँ तब से लगता है इस प्रोग्राम में जुड़ी ही रहूँ। जुड़े बहुत रहें। अच्छा कार्यक्रम हो रहा है ये, इसलिए इस मैजिक मैन पटेल को बहुत-बहुत प्रणाम, साधुवाद है। बिल्कुल, चलिए, बिल्कुल, बहुत आपका अच्छा आपका मंच है। स्वागत है। तो मेरी अगली जो रचना है, ये रचना मैंने आजकल आई थिंक हर परिवार में ये एक बड़ा मुद्दा, एक समस्या बन गया है कि मोबाइल, किस तरह मोबाइल टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी है, उसने हमें बहुत कुछ दिया है, पर कहीं न कहीं मुझे ऐसा लगता है कि मोबाइल से, इस टेक्नोलॉजी से हम लोगों के रिश्तों में कुछ न कुछ दूरियाँ बढ़ गई है। तो अरे! इस कविता में मैंने पहली जो पार्ट है इस कविता का, वो एक पत्नी है, जो कि इस मोबाइल के कारण पति-पत्नी के रिश्ते में जो बेरुखापन आ गया है, उसकी भावनाएँ मैं व्यक्त कर रही हूँ। और दूसरी पार्ट में स्वागत। माता-पिता कि कैसे वो भरे पूरे परिवार में रहने के बावजूद भी अपने आप को अकेला महसूस करते हैं। उस पर हुँ, मैंने ये अपनी रचना लिखी है। तो रचना कुछ इस प्रकार है कि शिकायत है मुझे इस मोबाइल से, शिकायत हुँ, है मुझे इस मोबाइल से, इसने छीन लिया मुझे मेरे अपनों से। जो घंटों बैठ बतियाया करते थे मुझसे, अब नहीं मिलते हैं उन्हें 2 पल भी फुर्सत के। हुँ, शिकायत है मुझे सही है। इस मोबाइल से। अब पहले जैसा कुछ नहीं रहा, अब पहले जैसा कुछ नहीं रहा, रात हो या हम सुबह, इस मोबाइल ने ले ली है मेरी जगह। जिन्हें पुकारा करती हूँ मैं प्यार से कि सुनते हो जी, जिन्हें पुकारा करती हूँ मैं प्यार से कि सुनते हो जी, वे तो भाषा समझने लगे हैं अब मोबाइल के इमोजी की। शिकायत क्या है बात मुझे है! मोबाइल से। सुंदर। चाय लेकर बैठी कर रही उनका इंतज़ार, हुँ, चाय लेकर बैठी कर रही उनका इंतज़ार कि चलो इसी बहाने होगी प्यार भरी 2 बात। क्या बात तो है! उन्हें तो चाय की चुस्कियों से ज़्यादा इस मोबाइल के वीडियो में लगी कुछ ख़ास बात कि चाय को भी गटक लिया एक ही घूँट में मानो चल रहा हो कोई दवा उपचार। क्या बात है! अच्छा है। टूट गया मेरा दिल, टूट गया मेरा दिल देख यह बेरुखी, आया मन में बस एक ही विचार, काश मैं भी एक मोबाइल ही होती, मोबाइल होती। कम से कम उनकी नज़रों के सामने तो रहती। सही शिकायत है है। मुझे इस मोबाइल से। अब अगला इस कविता का पार्ट, मैं एक माता-पिता का जो कन्वर्सेशन चल माता-पिता की रहा है, दृष्टि से। बैठक में बैठे माता-पिता कर रहे सोच-विचार, बैठक में बैठे माता-पिता कर रहे सोच-विचार, पड़ गए हैं अकेले होते हुए भी भरा पूरा परिवार। हुँ, माँ ने कहा माँ ने कहा, "अजी बच्चों को तो सिखाए हैं हमने अच्छे संस्कार। देखो, हुँ, हमारा आशीर्वाद लिए बिना नहीं होती है इनके दिन की शुरुआत।" तभी पिता बोले, "जब नज़रें टिकी हो मोबाइल पर करते हुए भी चरण स्पर्श, तब समझ जाओ मोबाइल की इस चकाचौंध में धुंधला गए हैं हमारे संस्कार।" क्या हमने कई बात बार देखा है कि हम बड़ों के क्या पैर बात है! छूते हैं बट वो एक फ़ॉर्मेलिटी की तरह, हमारा दिमाग तो कम्युनिटी भी। मोबाइल में ही।
इसी में आगे है कि ऐसे में भला कैसे जुड़ पाएंगे मन के तार, कैसे जान पाएंगे वो हमारे मन की बात की अब उनके साथ बैठ करते हुए हंसी मजाक, बस ऐसे ही गुजर जाए यह बची हुई जिंदगी, यही तो है हमारी एक अंतिम आस। सुनकर यह वार्तालाप, आगे का ये 4 पंक्तियां बहुत इंटरेस्टिंग है, आप सुनिएगा कि सुनकर यह वार्तालाप पास ही पड़े मोबाइल को लगा बहुत बड़ा आघात। अच्छा। कि लोगों की ना समझदारी ने बना दिया उसे इतना कुख्यात, उसके अस्तित्व पर लगा दिया इतना बड़ा काला दाग। यह वाक्य सुनकर लग रहा होगा आप सभी को बहुत ही अजीब कि भला मोबाइल कब से हो गया सजीव। अच्छा। बस यही तो सोचने वाली बात है जनाब, यही तो सोचने वाली बात है जनाब कि भूल गए हैं हम वही फर्क कि कौन है सजीव और कौन है निर्जीव। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। क्या व्यंग्य किया है, बहुत बढ़िया। एक दृश्य उपस्थित कर दिया है कि सब अपने-अपने मोबाइल में बैठे और माँ-बाप कैसे अकेले कमरे में, ये हर घर का दृश्य है आजकल। इवन वही कोई वही बूढ़े माँ-बाप का नहीं, वो माँ-बाप भी जो यंग हैं, वो खुद भी अपने मोबाइल में उलझे हुए हैं, सबके हाथ में अपना-अपना मोबाइल है। सबकी माँ का मजबूरी हो गई, अब सब अकेले पड़ गए हैं तो बस। बिल्कुल, बच्चा अगर छोटा है तो वो भले माँ का मोबाइल से खेलता है, बाकी सबका अपना-अपना मोबाइल है। और वही बहुत वही। सुंदर-सुंदर कमेंट आ रहे हैं तुम्हारे लिए, जितने तुम सुंदर हो उतने ही सुंदर तो कमेंट्स आ रहे हैं धन्यवाद कि अनीता जी। बिल्कुल, मधु जी लिख रहे हैं अच्छा व्यंग्य है। गीतांश द पंड्या जी लिख रहे हैं कि बहुत अच्छा विषय लिया है आपने, बधाई। बहुत और बहुत धन्यवाद। मधु जी लिख रही है धुंधला गए संस्कार, नीता जी लिख रही है वाह वाह क्या बात है। और भी बहुत सुंदर सुंदर कमेंट्स आ रहे हैं। भाषा इमोजी की क्या बात है, नीता जी लिख रही है कि इमोजी की भाषा क्या बात है। तो बहुत सुंदर रचना, आपकी रचनाएं चल रही है, बहुत बहुत मजा आ धन्यवाद रहा है। अनीता जी। आप प्रस्तुत तो कीजिए एक आध रचना और। अच्छा, कितना मैं टाइम हो और गया है है? ना समय अभी मेरे पास, तो मैं बस एक आगे एक बढ़ूँ? रचना आप और पढ़िए। ठीक है, ठीक है। तो अगली जो मेरी रचना है, ये इस रचना में मैं जो है कुछ सवाल पूछना चाह रही हूँ समाज से, लोगों से। और ये सवाल मैं हर अपने जो अंतरा है उससे पहले मैं कुछ उसके बारे में बोलूँगी। अ, मैं इस पहले से बोलना चाहती हूँ कि मैं अपने संस्कारों, अपनी परंपराओं इन पे सवाल नहीं उठा रही हूँ, सिर्फ़ और सिर्फ़ हमारी जो कुछ रूढ़िवादी विचारधारा चली आ रही है, उन पे मेरे ये सवाल हैं। बिल्कुल स्वागत मेरी है। कविता का शीर्षक है एक चुटकी सिंदूर की कीमत। एक चुटकी सिंदूर की कीमत, तुम क्या जानो रमेश बाबू। यह डायलॉग सुनने में जितना फ़िल्मी और फ़नी है, असल ज़िंदगी में हर लड़की को कभी ना कभी बहुत इसकी अच्छा कीमत तो किया है चुकानी है। आपने, बधाई। बहुत-बहुत और धन्यवाद। मधु जी लिख रही है धुंधला गए संस्कार, नीता जी लिख रही है वाह वाह क्या बात है। और भी बहुत सुंदर सुंदर कमेंट्स आ रहे हैं। भाषा इमोजी की क्या बात है, नीता जी लिख रही है इमोजी की रिपीट हो भाषा रहा है, क्या कुछ बात रिपीट हो रहा है शायद। है। बहुत हाँ, कुछ है। रिपीट हो रहा आपने है सुनाई पहले का। सुनी है, बहुत बहुत मजा आ रहा है। आप प्रस्तुत तो कीजिए एक आध रचना। एक मिनट, अच्छा, एक ठीक है, और मिनट, है ना आप में समय से अभी? एक सेकंड, एक सेकंड, एक मिनट, एक मिनट, एक सेकंड, एक सेकंड, आपकी कविता पूरी होगी, आप एक मिनट। किसी का तो नहीं था मोबाइल बंद है, किसी का किसी का मोबाइल तो बंद मोबाइल चल रहा है, बंद कर दो। किसी का तो मोबाइल चल रहा है पीछे, तो वो हंसा मोबाइल जी, बंद आपका करो। शायद मोबाइल चल रहा है, हंसा जी का। हाँ 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 हाँ, हम्म। चलिए। सबसे पहले मैं इसके बारे में बोलूँगी। अ, मैं इससे पहले हंसा जी अपना मोबाइल कुछ ऑन कर रखा है तो प्लीज बंद कीजिए हंसा जी। हाँ अमृता, इस कविता को जल्दी से फिनिश कीजिए। हाँ, मैं करूँ? ठीक है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, एक स्वागत है। चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू। यह डायलॉग सुनने में जितना फनी और फिल्मी है, असल जिंदगी में हर लड़की को कभी ना कभी इसकी कीमत तो चुकानी है। कीमत अपना नाम बदलकर। नहीं है ऐतराज एक नया उपनाम जोड़ दिए जाने से, किंतु सवाल यह है कि शादी के बाद क्यों मान लिया जाता है कि एक लड़की को ही बदलना होगा अपना उपनाम। और सिर्फ बदल देने से अपना उपनाम क्या मिल पाता है एक लड़की को उस घर में उतना मान और सम्मान। क्यों जरूरी है एक लड़की का। अगला जो मेरा अंतरा है वो कुछ इस प्रकार है कि शादी के बाद हम कहते हैं कि बिंदी लगाना, सिंदूर लगाना, ये हमारे रिवाज में है, हमारी परंपराओं में है, हमारे संस्कारों में है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन मैंने कई बार लोगों को ये कहते सुना है कि सिंदूर लगाया करो ताकि तुम शादीशुदा लगो, ताकि कोई तुम्हें गंदी निगाहों से ना देखे। उसके लिए सिंदूर लगाना ये कहाँ तक
किस हद तक सही है? तो उसी पे मैंने लिखा है कि क्यों ज़रूरी है एक लड़की का बिंदी लगाकर, चूड़ी पहनकर अपने शादीशुदा होने का प्रमाण पत्र दिखाना? है मुझे भी अपने रीति-रिवाज व परंपराओं पर नाज़, पर यह सवाल है उन लोगों से जिनका है यह कहना, ज़रा ऐसे रहा करो कि तुम लगो शादीशुदा, तुम नहीं समझती, बड़ा खराब है यह ज़माना। कुछ क्या लोगों बात! की गंदी सोच बदलने की जगह क्या ज़रूरी है, एक लड़की का लाल रंग की बिंदी लगा स्टॉप साइन दिखाना? क्यों एक शादीशुदा लड़की अगला जो मेरा अंतरा है ये मैं आजकल अभी तक कई घरों में बहू को साड़ी वर्सेस सूट पे जो बहस चलती है कि बहू को सूट पहनने दिया जाए कि नहीं, साड़ी में ही संस्कारी बिल्कुल। दिखते हैं। तो उस पर मैंने कुछ पंक्तियाँ लिखी हैं कि क्यों एक शादीशुदा लड़की का अरे! अपनी मर्ज़ी के कपड़े पहने देख बौखला जाता है ज़माना? क्या ज़रूरी बिल्कुल। है एक साड़ी पहनने वाली बहू को ही संस्कारी व आज्ञाकारी समझा जाना? क्यों ना इस रूढ़िवादी सोच से ऊपर उठकर एक लड़की को उसके व्यवहार व सेवा भाव से परखा जाना। अगला मेरा जो अंतरा है वो ये सवाल है उन लोगों से कि हम अपने पति का नाम लेने पे टोक दिया जाता है और उसका रीज़न ये दिया जाता है कि उससे पति की इज़्ज़त कम हो जाती है। मुझे उसके पीछे कुछ इस तो इसी पे मैंने ये अपनी कुछ पंक्तियाँ लिखी है कि क्यों कुछ लोगों को खटकता है एक लड़की का अपने पति को नाम लेकर पुकारना। कहना है उनका कि पति का नाम ले लेने से हो जाती है उसकी इज्जत कम। क्यों भला हमेशा एक तरफा सम्मान की ही बीन बजाना? पार्वती, लक्ष्मी, सरस्वती जैसी देवियों की पूजा होने वाले घर में क्यों ना भला घर की औरतों को ही समानता का दर्जा दिलाना? और मेरा अंतिम अंतरा है, ये आई थिंक हर लड़की का एक यहाँ पे मैंने पेन पॉइंट टच किया है कि शादी के बाद अपने मायके को हमें एकदम से पराया कर देने को जो एक रीत चली आ रही है कि माँ-बाप से मिलने जाने के लिए भी हमें इतना सोचना पड़ता है, इतना पूछना पड़ता है और उसके पीछे ये लॉजिक दिया जाता है कि शादी के बाद बिल्कुल सही बात है, हमारा अपना घर ससुराल है, हमें उसकी देखभाल करनी है, वही सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन जहाँ हम ज़िंदगी भर पले-बड़े हैं, उसकी भी तो कहीं न कहीं कोई इम्पोर्टेंस रहनी चाहिए। बिल्कुल रहनी इसी पर चाहिए। है कि बिल्कुल। क्यों शादी के बाद एक लड़की को अपने ही माता-पिता से मिलने के लिए अर्ज़ी पर पड़ते हैं 10 लोगों से हस्ताक्षर करवाना और हुँ, उस पर भी करना पूरा मोल-भाव कि कब है तुम्हें वापस लौट कर आना। जिस घर में जन्म लिया, जहाँ पले-बड़े, शादी के बाद क्यों भला वह बनकर रह जाता है सिर्फ़ यादों का शामियाना? क्या ज़रूरी है? क्या ज़रूरी है शादी के बाद एक लड़की की ज़िंदगी में अचानक इतने बदलाव लाना? क्या ज़रूरी है हर लड़की का एक चुटकी सिंदूर की कीमत चुकाना? क्या बात है, हुँ, क्या बात क्या है! बात बहुत है! सुंदर, बहुत खूब, बहुत सुंदर। बहुत खूब। अर्जी बहुत अर्जी बहुत शब्द बहुत शानदार, बहुत शानदार पढ़ा अमृता जी आपने, धन्यवाद, बहुत ही धन्यवाद। शानदार। पटल आपका आभारी है, धन्यवाद। बहुत-बहुत मैं बहुत बहुत आभारी शुक्रिया, हूँ पटल धन्यवाद। जी मुझे वाक़ई में मंच पे बहुत मौका सुंदर दिया। रचनाएँ थी और धन्यवाद। सारी प्रेरित करने वाली रचनाएँ थी। सोचने पे मजबूर करने वाली रचना है। अंतिम रचना तो सोचने पे मजबूर करने वाली रचना है, जो हम धन्यवाद। एक पगडंडी पे चले जा रहे हैं ना, उससे कुछ हट के बात जी, करने की बिल्कुल। ज़रूरत है।